खाने के शौकीन तो सभी होते हैं। सबको अलग अलग तरह का टेस्टी फूड खाना अच्छा लगता है, लेकिन जब खाना ही डिसऑर्डर का रूप ले ले तो क्या? तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे ईटिंग डिसऑर्डर कहा जाएगा। और खाने से जुड़ा डिसऑर्डर कोई नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि खाना तो हमें एनर्जी देता है। वही खाना कैसे एक डिसऑर्डर बन सकता है? क्यों होता है ये ईटिंग डिसऑर्डर? किसे होता है? क्यों होता है? क्या ये कई तरीके का होता है? और इससे बचा कैसे जाए? ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो के जरिए पता चलने वाला है, इसलिए भले ही आपको ईटिंग डिसऑर्डर हो या ना हो, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि खाने से जुड़ी ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें हम नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन वो असल में डिसऑर्डर होती हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन प्लीज अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए ये जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। ईटिंग डिसऑर्डर एक सीरियस और कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ इशू है जो एक पर्सन की इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ऐसे लोगों का खाने के साथ हेल्दी रिलेशन नहीं होता। ये लोग अपने वजन और अपीयरेंस को लेकर के टेंस रहते हैं। ये ईटिंग डिसऑर्डर किसी भी उम्र के, किसी भी सेक्स के और किसी भी बॉडी साइज, शेप और वेट के लोगों को हो सकता है, और इसका रीजन जेनेटिक्स से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ब्रेन बायोलॉजी, पर्सनैलिटी, कल्चर, सोशल और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। इस तरह के डिसऑर्डर का मतलब अक्सर ज्यादा खाना समझ लिया जाता है, लेकिन सिर्फ ज्यादा खाना ही एक ईटिंग डिसऑर्डर नहीं होता, बल्कि बहुत कम खाना या खाने से घबराना भी एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर ही है। सिर्फ किसी को देखकर के ही ये नहीं बताया जा सकता कि उसे ईटिंग डिसऑर्डर है या नहीं। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स के जरिए अपने में या अपने किसी करीबी में ईटिंग डिसऑर्डर की आहट को पहचाना जा सकता है, जैसे कि मूड स्विंग होना, थकान और चक्कर आना, हेयर लॉस होना या बालों का बहुत पतला होना, खाने के बाद जल्दी जल्दी बाथरूम जाना, वेट में तेजी से होने वाला बदलाव जिसके रीजंस पता ना हो, अकेले खाना, छुपकर खाना, दोस्तों और सोशल एक्टिविटीज से खुद को अलग कर लेना, खाना छुपाना या उसे फेंक देना, जरूरत से ज्यादा खाने को चबाना और खाने को लेकर कॉन्शियस रहना। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये ईटिंग डिसऑर्डर है, लेकिन इसे डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कंफर्म ना समझे, क्योंकि इसके कई सारे टाइप्स होते हैं और उन्हें समझना और सही जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि ईटिंग डिसऑर्डर लड़कियों और महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, जबकि लड़के और पुरुष भी इससे सफर करते हैं और उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर होने का रिस्क भी इक्वल ही होता है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो इस डिसऑर्डर के होने का हाई रिस्क बना देते हैं, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर की फैमिली हिस्ट्री होना, डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज फैमिली में होना, फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल ट्रॉमा की हिस्ट्री होना, एंजाइटी, डिप्रेशन या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होना और डाइटिंग की हिस्ट्री होना। इन सारी कंडीशंस में ईटिंग डिसऑर्डर का हाई रिस्क रहता है और डायबिटीज होने के केस में भी ईटिंग डिसऑर्डर ज्यादा होने के चांसेस बन जाते हैं। मॉडलिंग, जिम्नास्टिक्स और स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने वाले लोगों में भी ये डिसऑर्डर ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जिंदगी में कोई नया चेंज आने के बाद भी इस डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ जाता है, फिर चाहे नई जॉब शुरू करना हो या फिर रिलेशनशिप में मूव ऑन करना। इतने सारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल रीजंस छुपे हैं एक ईटिंग डिसऑर्डर के पीछे। क्या आपने आज से पहले इसे इतना सीरियसली लिया था? अगर नहीं लिया तो अब ले लीजिए, मतलब देर सही दुरुस्त, तब आपको पता चल ही गया है, ताकि आप इसके चंगुल में ना फंसे। और अगर आप पहले से इसके चंगुल में फंसे हुए हैं तो बाहर भी जल्दी निकल सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता चल गया है। और अब आगे ईटिंग डिसऑर्डर कितने तरह का होता है ये भी जान लेते हैं। यूँ तो ईटिंग डिसऑर्डर के कई सारे टाइप्स होते हैं और एक ही पर्सन को एक से ज्यादा ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसके कॉमन टाइप्स ये हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे लोग अपने खाने को और कैलोरीज को बहुत कम कर देते हैं, यानी बहुत ही कम खाना खाते हैं। इस वजह से उनका वेट कम होने लगता है और वो अपनी हाइट, एज और फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी बॉडी वेट मेंटेन नहीं रख पाते। अब इतना कम खाने के बावजूद वो एक्सरसाइज करते हैं या फिर जानबूझकर वॉमिटिंग के जरिए अपना खाना बाहर निकाल देते हैं। अपनी बॉडी के बारे में ये अच्छा नहीं सोचते, इसलिए इनकी सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है और वेट गेन करने का इन्हें बहुत ज्यादा डर भी लगता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस ईटिंग डिसऑर्डर का इलाज पॉसिबल है, जिसे जरूर लिया जाना चाहिए ताकि बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी ना हो और सीरियस हेल्थ इश्यूज से भी बचा जा सके। अब जानते हैं नेक्स्ट ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, जो है बुलिमिया नर्वोसा। इस ईटिंग डिसऑर्डर में एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारा खा लिया जाता है और फिर उससे छुटकारा पाने की भी जल्दी होती है, यानी
बिंज ईटिंग करने के बाद वॉमिटिंग के जरिए उस खाने को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, या फिर लेक्सेटिव्स यानी कॉन्स्टिपेशन दूर करने वाली मेडिसिन लेकर के इस खाने को बाहर निकाला जाता है। कई लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके भी इस फूड और कैलोरीज से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे लोग खाने को छुपाकर भी रख सकते हैं ताकि बाद में बिंज ईटिंग कर सके और फिर उस खाने को बाहर भी निकाल दे। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जहां लोग अंडरवेट होते हैं, वहां बुलिमिया नर्वोसा डिसऑर्डर में नॉर्मल वेट रहता है। और अब ईटिंग डिसऑर्डर का अगला टाइप है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर सबसे कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर है और इसे बहुत से लोग तो डिसऑर्डर भी नहीं मानते हैं। इसमें लोग एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारा खाना खा लेते हैं और इस दौरान ऐसा महसूस करते हैं कि वो खाने से खुद को रोक ही नहीं सकते। अब जानते हैं कि ओवर ईटिंग करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है। लेकिन बिंज ईटिंग तो हर दिन होने वाली कंडीशन है जिसमें बिना भूख के भी बहुत सारा खाना फटाफट खा लिया जाता है, और ऐसा अक्सर इमोशनल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में होता है। इस डिसऑर्डर से सफर करने वाले लोग खाने के बाद उसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए परेशान नहीं होते, बल्कि खाने की अपनी हैबिट की वजह से शर्म और गिल्ट फील करते हैं। बहुत ज्यादा खा लेने की वजह से उन्हें अनकंफर्टेबल भी फील होता है और कई बार तो ये डिप्रेशन भी महसूस करते हैं। तो ऐसा ही एक और ईटिंग डिसऑर्डर है पाइसा, जिसमें एक इंसान ऐसी चीजें खाता है जिन्हें फूड नहीं कहा जा सकता और जिनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं होती, जैसे कि बर्फ, मिट्टी, चौक, साबुन, पेपर, कपड़े, पत्थर एटसेट्रा। ये हैबिट बच्चों के अलावा बड़ों में भी पाई जा सकती है और ये कितनी हार्मफुल हो सकती है इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा लें। इन सब डिसऑर्डर्स के बारे में जानने के बाद इन्हें डायग्नोस और ट्रीटमेंट को समझना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इतना तो आप भी जान गए होंगे कि इनका इलाज होना जरूरी है। और अगर इस ईटिंग डिसऑर्डर को ट्रीट ना कराया जाए तो बहुत से सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हार्ट फेलियर, एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, लो ब्लड प्रेशर, सीवियर डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन। इसलिए अब जानते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के डायग्नोस और इलाज के बारे में। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स को फिजिशियंस और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स डायग्नोस करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट के जरिए ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में ज्यादा पता लगाया जाता है और एक मेंटल हेल्थ काउंसलर जैसे साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट उस पर्सन की पर्सनैलिटी, ईटिंग बिलीफ्स और डिसऑर्डर टाइप को समझकर इसे डायग्नोस करता है और उसके अकॉर्डिंग इलाज होता है, जिसमें ईटिंग डिसऑर्डर के टाइप के अकॉर्डिंग साइकोथेरेपी, न्यूट्रिशन काउंसलिंग और मेडिकेशन से इसे ट्रीट किया जाता है। और अगर आप इस ईटिंग डिसऑर्डर से खुद का बचाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हेल्दी फूड और बैलेंस्ड डाइट की आदत डालें। अपनी बॉडी के बारे में नेगेटिव ना सोचे, डाइटिंग के लिए ऑब्सेस्ड ना हो और डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स होने पर उनका इलाज जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर कोई मजाक की बात नहीं है, बल्कि एक सीरियस प्रॉब्लम है जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है। अगर ऐसे किसी ईटिंग डिसऑर्डर से आप जूझ रहे हैं तो शर्माइए मत, इसे नॉर्मल मत समझिए और डॉक्टर और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की मदद लीजिए ताकि ये आपको मेंटल और फिजिकल लेवल पर और ज्यादा हर्ट ना कर सके और आप हेल्दी और हैप्पी लाइफ को एंजॉय करें। वैसे आपको नहीं लगता कि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होनी चाहिए ताकि हर कोई अपनी ईटिंग हैबिट को चेक कर सके और टाइम रहते ईटिंग डिसऑर्डर से अपना बचाव कर सके? आपको भी ऐसा ही लगता है ना? इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो ने आपकी मदद की हो तो अरे वाह, आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है, थैंक यू। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्यार भी जाहिर कर सकते हैं हमारी पूरी टीम के लिए और वो टॉपिक, सब्जेक्ट जिस पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिख दीजिए। तो क्विक सपोर्ट से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हमेशा ग्रो करते रहिए, अपडेट रहिए। रूबी कहेगी फिलहाल धन्यवाद।